बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक ही ऑर्गेनेली हमारे पास रह गई थी न्यूक्लियस, तो उसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। डबल मेम्ब्रेनस हमारे पास ऑर्गेनेली होती है जो कि मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होती है। इसकी डिस्कवरी की सबसे पहले बात करते हैं। डिस्कवरी पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी, और उसके बाद हमारे पास रॉबर्ट हुक का आइडिया तब्दील हो गया था कि सेल एक हमारे पास एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो ये बहुत जल्दी डिस्कवर हुआ था। ये जल्दी डिस्कवर होने की इसकी वजह ये क्या है, अनडाउटेड ये प्रेजेंट था सेल के अंदर और प्रोमिनेंस अंदाज में था। कई सेल के अंदर ये बिल्कुल वाजे सूरत में पाया जाता है, डार्कर दैन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। मतलब इसकी एक तो स्टेनिंग, आगे मज़ीद हम देखें एडवांस टेक्नोलॉजी में तो इसकी स्टेनिंग भी हमारे पास मोस्टली होती है, एसिडोफिलिक स्टेनिंग होती है, और ज़्यादातर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म मटीरियल होता है उसकी बेसोफिलिक होती है। लेकिन उस वक्त जब इसके स्टेन डिस्कवर नहीं थे, उस वक्त भी हमारे पास ये बिल्कुल वाज़े तौर पर डार्कर अंदाज में हमारे पास सेल के सेंटर में पाया जाता था। आगे ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लाइफ एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किस तरह ज़्यादातर जो हमारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं प्रोटीन होती हैं, एंजाइम प्रोटीन, हार्मोन मैक्सिमम प्रोटीन। तो जो भी हमारे पास प्रोटीन वगैरह बनती है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यूक्लियस से आती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर हमारे पास क्या, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से हमारे पास आगे प्रोटीन बनती है, जो कि प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म की आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। आगे एनिमल सेल न्यूक्लियस की बात करें, हम पहले ही जानते हैं कि ये हमारे पास सेंटर में पाया जाता है, जबकि हमारे पास प्लांट का न्यूक्लियस जो होता है वो वैक्यूल की वजह से एक तरफ चला जाता है। तेज़ से पढ़ते हैं क्योंकि हमें पहले पता है। और न्यूक्लियस की अगर शेप की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस की शेप में हमारे पास इरेगुलर भी हो सकती है, स्फीरिकल भी हो सकती है, और हमारे पास राउंड भी हो सकती है। बिल्कुल राउंड नज़र आता है जो बिल्कुल स्फीयर की फॉर्म में बिल्कुल। और हमारे पास जनरली आमतौर पर मैक्सिमम जो सेल होते हैं उनका मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर एक सेल होता है। जैसे हमारे पास स्मूथ मसल सेल कार्डियक सेल्स है, लेकिन कुछ के अंदर 2 सेल्स होते हैं, कुछ के जैसे कुछ किस्म के हमारे पास एल्गी वगैरह, और अगर देखें पैरामीशियम वगैरह, उसके अंदर कुछ सेलों में हमारे पास 2 किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल सेल, उसके अंदर हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है। आगे न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस हमारे पास नज़र कब आता है, हमारे पास सेल डिवाइडिंग स्टेज में भी होते हैं और नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं। लेकिन जब डिवाइडिंग स्टेज में सेल जाते हैं तो उस वक्त इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास टूट जाती है और इसका क्रोमाटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, और ये सारा प्रोसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। तो उस वक्त तो हमारे पास सेल जब डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, तो उस वक्त हमारे पास ये नज़र नहीं आती, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर इनवेलप हमारे पास टूट जाती है और न्यूक्लियस थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो उसको नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल स्टेज में हो। आगे हमारे पास उस वक्त फिर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, तो उस वक्त इसके अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, बहुत किस्म का, इस तरह पड़ा होगा सेल के अंदर ही ऐसे। तो यही हमारे पास क्या होता है, क्रोमाटिन नेटवर्क होता है। और उसके अंदर हमारे पास जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास सैप होता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी सैप होता है, और इसके सैप को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, सेल के हमारे पास सैप को, तो इस तरह इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और डिवाइडिंग सेल में ये डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और यही इसका जो क्रोमाटिन नेटवर्क है, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल बने होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मोस्ट ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाते हैं और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ सकते हैं। मैक्सिमम क्रोमोसोम वाई शेप के होते हैं, एक्स शेप के होते हैं, लेकिन कुछ की शेप डिफरेंट कर सकती है। तो ये कंडेंस होके ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आते हैं, और क्रोमोसोम आगे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मेटाफेज एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और मेटाफेज और एनाफेज के दौरान आगे फिर सेल डिवाइड कर जाते हैं, फिर दोबारा हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाती है। आगे हमारे पास डीएनए प्रोटीन, हमारे पास न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है और आरएनए है, और कई किस्म के एंजाइम होते हैं
जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर में हमारे पास ऊपर वाली बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, आउटर और इनर, और इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियोलाई होता है। न्यूक्लियोलाई नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड और डार्कली स्टेन बॉडी होता है, ये मतलब न्यूक्लियस से भी ज़्यादा डार्क स्टेनिंग होती है। और न्यूक्लियर प्लाज्म हम पढ़ चुके हैं कि सैप होता है हमारे पास सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम भी हम पढ़ चुके हैं और इसको मज़ीद आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। ये अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को सेल न्यूक्लियस से अलग कर रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास ये आमतौर पर टू मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म के साथ कंटैक्ट में होता है और मैक्सिममली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटैक्ट में आता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मेम्ब्रेन के भी कंटैक्ट में होता है। मेम्ब्रेन से लेकर हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप तक हमारे पास फैला हुआ ट्यूब्यूल का एक सिस्टम होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास उसके अंदर वाली साइड भी होती है, और लेकिन कभी कभी हमारे पास जो जब न्यूक्लियर पेयर पोर्स होते हैं वहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस होते हैं। मतलब ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है, लेकिन कुछ जगह पर हमारे पास ऊपर वाली और नीचे वाली मेम्ब्रेन आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस कर जाती है। जब हमारे पास कंटिन्यूस कर देती है तो न्यूक्लियर पोर बनता है, और इससे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल वगैरह अंदर भी आते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के बाहर भी जाते हैं। जैसे हमारे पास आरएनए बनता है तो न्यूक्लियस के ज़रिए से हमारे पास बाहर जाता है न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से। इसी तरह न्यूक्लियोलस के अंदर जब हमारे पास राइबोसोमल आरएनए वगैरह बनता है तो वो भी हमारे पास न्यूक्लियर पोर से सेल के बाहर जाता है। अगर न्यूक्लियर पोर के आगे नंबर की बात करें तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो कि अभी तक किसी पार्टिकुलर सेल फंक्शन सेल लिनिएज में डिफ्रेंशिएट नहीं हुए और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, अभी वो किसी भी सेल के अंदर जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग सेल होता है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, अभी पता नहीं है कि आगे उसने और मज़ीद डिवाइड होना है और उससे आगे मज़ीद सेल बनने हैं, और उन सेलों से आगे मज़ीद सेल बन के फिर उन्होंने डिफ्रेंशिएट होना है। किसी ने हड्डियों के सेल बनाने हैं, किसी ने मसल के सेल बनाने हैं, किसी ने बालों के सेल, किसी ने रेड ब्लड सेल, किसी ने वाइट ब्लड सेल, लेकिन जो एग है अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड है। लेकिन ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है इनमें बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, तकरीबन 30,000 न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं सेल अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास एरिथ्रोसाइट जो कि हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस फूड मटेरियल्स टू द डिफरेंट सब्सटेंसेस करता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, उनमें सिर्फ 3 से या 4 न्यूक्लियर पोर पर सेल होते हैं। हर एक का अपना जो है पोर का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ओक्टागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसका 8 साइडें होती हैं, और हमारे पास जहाँ से हमारे पास वॉल्स एक ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि मटेरियल को आगे पीछे ले जाती हैं, सो कि हमारे पास डिस्कशन उसकी एफएससी लेवल तक नहीं है। तो इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और ये सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर आने की इजाज़त देते हैं, और ये सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के अंदर भी जाते हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी आते हैं। आगे न्यूक्लियोलस हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि हमारे पास उसकी नॉन मेम्ब्रेनस होती है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये न्यूक्लियस से भी ज़्यादा डार्क होती है। और सेल के अंदर एक भी न्यूक्लियोलाई हो सकता है, ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। और हमारे पास जो राइबोसोम का आरएन होता है, राइबोसोमल आरएन है, वो हमारे पास सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोलस पे। और राइबोसोम भी हमारे पास, राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमारे पास और राइबोसोम असेंबल हमारे पास कहाँ होते हैं, वो भी हमारे पास न्यूक्लियोलस में होते हैं। मतलब फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हमारे पास क्या है, वो न्यूक्लियोलस है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन हमारे पास क्या है, राइबोसोम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके 2 रीजन होते हैं न्यूक्लियोलस के, एक पेरिफेरल रीजन आता है और एक सेंट्रल रीजन होता है। जो पेरिफेरल रीजन होता है वो ग्रैनुलर होता है, उधर ऊपर जो है कई किस्म के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है
और ये न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियस का ये ऊपर पेरिफेरल एरिया, ये वाला जो साइडों पे पाया जाता है, बिल्कुल ये ग्रैनुलर होता है, अपीयरेंस शो करता है, जिसके अंदर हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर पड़े होते हैं। और सेंट्रल हमारे पास जो है वो फाइबर का एरिया, फिब्रिल एरिया होता है इस तरह। फिब्रिल का किसके होते हैं हमारे पास, लार्ज मालिक्यूल के होते हैं, जैसे आरएनए हो गया और डीएनए वगैरह हो गया। तो सेंट्रल जो सेंटर में होता है वो फिब्रिल एरिया होता है, और हमारे पास साइडों पे जो पेरिफेरल एरिया होता है वो ग्रैनुलर होता है। और पेरिफेरल एरिया के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, और सेंट्रल फिब्रिल एरिया के अंदर हमारे पास हाई लार्ज मालिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक और दूसरे कंपाउंड आरएनए और डीएनए होता है। आगे हम बात करें न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारे पास राइबोसोम असेंबल होता है और बाहर जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे क्रोमोसोम की बात करते हैं। पहले हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास थ्रेड लाइक मटेरियल होता है और स्टेनिंग मटेरियल होता है। जब हमारे पास डीएनए सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, तो उस वक्त हमारे पास ऐसे ही हमारे पास पड़े होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए फिब्रिल की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है इसकी, तो हमारे पास ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। और क्रोमोसोम के हमारे पास आर्म्स होते हैं इस तरह, दो आर्म्स, और आमतौर पर हमारे पास क्रोमोसोम दो डुप्लेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, डबल फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास डिप्लॉयड जिसमें होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, और इसमें से एक जो क्रोमोसोम होता है इस तरह एक, उसको हमारे पास क्रोमाटिड कहते हैं। और क्रोमाटिड एग्जैक्ट रिप्लिका होता है हमारे पास क्रोमोसोम का। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये आर्म होते हैं और सेंटर में हमारे पास इसके सेंट्रोमेर होती है। वहाँ पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर, जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है, अटैच होते हैं, इधर से भी और इधर से भी अटैच होते हैं, और दोनों इन क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, वो अलहदा करेंगे। और इस सेंट्रोमेर के अंदर भी हमारे पास एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर, जहाँ पे वो अटैच होते हैं फाइबर। आगे हमारे पास क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें, और डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और डीएनए हमारे पास, हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जेनेटिक मटेरियल इसके ऊपर जीन्स की फॉर्म में होता है, और जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है और ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। और हर एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है। जैसे ह्यूमन में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 है, और हमारे पास चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है, और इसी तरह फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम है। और फ्रूट फ्राई ड्रासोफिला जो बहुत मशहूर है बायोलॉजिकल अंदर और फंक्शन के अंदर, और इसको बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह ओनियन की बात करें 16 क्रोमोसोम, फिर पोटैटो के अंदर दोबारा चिंपैंजी जितने 48 क्रोमोसोम, और गार्डन पी के अंदर 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिहाज से। हमारे पास ग्रेगर जोहन मेंडल ने ये 14 हमारे पास जो क्रोमोसोम वाला गार्डन पी था उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसी तरह हमारे पास जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं, उनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है, डबल नंबर 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है, मतलब दो क्रोमोसोम होते हैं, और दो हमारे पास अलील होते हैं हर एक के। और इसी तरह हमारे पास हप्लाइड जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल में पाया जाता है, जैसे एग्स हमारे पास और स्पर्म। ह्यूमन के स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 23, ड्रासोफिला के अंदर 4, इस तरह सब के अंदर हाफ चिंपैंजी के अंदर 24। तो ये आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो कि क्रोमाटिन का, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया है। इसके ये सिस्टर क्रोमाटिड हैं एक दूसरे के, जो एग्जैक्ट रिप्लिका होते हैं ये, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमाटिड हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसी तरह जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए होते और एक दूसरे के जैसे होते हैं उनको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के। इसी तरह हमारे पास ये सेंट्रोमेयर रीजन होता है, जिसके ऊपर हमारे पास ये प्रोटीन होती है काइनेटोकोर।
जहाँ पे हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर अटैच होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस डार्कली स्टेन बॉडी होती है जिसके अंदर इस तरह का क्रोमाटिन मटेरियल होता है। कोई न्यूक्लियस के अंदर जब नॉन डिवाइडिंग स्टेल में होता है कोई क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहे, बस ये क्रोमाटिन के नेटवर्क की तरह हमारे पास पाए जाते हैं। और सेंटर के अंदर बिल्कुल डार्क न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है और मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं जहाँ से हमारे पास मटेरियल अंदर और बाहर आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस भी ख़त्म हो गया। फिर हम जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ़र्क करते हुए आगे निकल जाएंगे।